नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक नरोत्तम मिश्रा, जो मुख्य सचेतक भी है और कुछ वक्त पहले तक मध्य प्रदेश में सत्ता की दौड़ में आगे माने जा रहे थे। आज इंतजार है कि क्या वो अगली कैबिनेट में जो विस्तार होने वाला है उसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आप रहे हैं नरोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संकट का दौर है, राजनीति की बात कम करूंगा, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में ये हालात क्यों बन गए? आप पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे या आपकी सरकार को ये महामारी का संकट विरासत में मिला लेकिन सरकार संभाल नहीं पाई? ये वैश्विक संकट है, इसलिए राज्यों की किसी सरकार को उतना जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 23 तारीख को शपथ ली और ये जो जमात वाले लोग इंदौर में आए, भोपाल में आए या प्रदेश में जहाँ भी आए, आप देखेंगे ये सब 22 तारीख के पहले आए हुए लोग हैं। उस समय की सरकार की इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई, ये बहुत गंभीर विषय है। एक बात तो ये है तिवारी जी, दूसरा हमारे मुख्यमंत्री जी ने 23 तारीख को रात को शपथ ली 8 बजे और 9 बजे वल्लभ भवन में कोरोना की बैठक प्रारंभ हो गई थी। मैं स्वयं भी था, मेरे साथ के काफी विधायक थे उस समय वल्लभ भवन में, और हम एक तरफ बैठे रहे और वो प्रदेश की चिंता करने लगे थे। हालात खराब, वैसे तो 1-2 तारीख तक सब कुछ संभल ही गया था अगर ये जमाती लोग नहीं सामने आते। ये पूरे देश में जो गंभीरता आई इस कोरोना के अंदर, अन्यथा मोदी जी की जैसे टीम मोदी पूरे देश के अंदर काम कर रही थी, वो दलगत भावना से ऊपर काम कर रही थी। लेकिन नरोत्तम जी, नरोत्तम जी मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जमात पर ठीकरा फोड़ने से क्या होगा? बीजेपी की पूरी जमात ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमात के साथ केवल सत्ता की होड़ में लगी रही, सरकार बनाने की होड़ में लगी रही। आपकी चिंता तो ये थी कि कैसे हम सत्ता में आ जाएं। अच्छा है, मध्य प्रदेश की जनता ने जो फैसला किया है, आप लोगों ने जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसकी कोई बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं ये? मैं कह रहा हूं विपक्षी कह रहे हैं कि आपकी चिंता कुछ नहीं है, आपकी चिंता सिर्फ ये था किसी भी तरीके से सत्ता में आना है। आपके विधायकों ने धज्जियां उड़ा दी कोरोना के डिस्टेंस की, सोशल डिस्टेंसिंग की। विपक्ष के विधायक या विपक्षी लोग या कांग्रेस के लोग अपना घर नहीं संभाल पाए, वो हम पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? सूत्रधार तो आप ही हैं। उनका घर टूटा है, सूत्रधार तो आप ही हैं। उनके नेता उनको छोड़ के गए, उनके नेता कुल मिला के उनका घर टूटा है ना, तोड़ा आपने। उनके विधायक टूटे हैं, उनके नेता गए दूर। जब वो अपनी घर को नहीं संभाल पाए और कहते थे कि हम तो बहुत मैनेजमेंट गुरु हैं, अपनी बिगड़ी बना ना सके हम, जमाने भर के घड़ी साज हैं हम, ये कैसे सब में अपनी गलती दूसरे पे डाल रहे हो? नहीं, पहले आके कहो तो सही कि हाँ हम फेल हो गए, मैनेजमेंट गुरु नहीं थे। नरोत्तम जी, आप बड़े घड़ी साज निकल गए। नहीं, हमारी तो बात छोड़िए, हम तो नंबर 2 के सबसे बड़े दल थे। 105 वो जीते थे, तो उस वक्त 109 हम जीत के आए थे, तो हम तो दूसरे बड़े दल थे, तो हमको तो दावेदारी पेश करना ही थी। हम नहीं करते तो कौन करता? और तो 2 और 1 वाले थे, और तो कोई दल ऐसा था नहीं, और प्रदेश को इस विपदा की घड़ी में लावारिस तो छोड़ नहीं सकते थे। देखिए, ये राजनीतिक बात का समय नहीं है, ये सच है, लेकिन आप ये भी मानिए कि देश के अंदर जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पर मुस्तैदी से कार्रवाई हो रही है। बाकी जहां हालत खराब हुई है नरोत्तम जी, अन्य दलों की सरकार। नरोत्तम जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप राहुल गांधी को जो बयान है उसको मानिए या उसको समझिए, लेकिन राहुल गांधी ने जब ट्वीट किया था कि पूरी दुनिया में ये संकट बढ़ रहा है, सरकार सचेत हो जाए, तो आप लोग तो पप्पू कहकर मजाक उड़ाते रहे। आपकी पूरी पार्टी इसमें लगे रहे कि ये पप्पू, इनको कुछ नहीं आता। राहुल गांधी को कुछ आता हो ना आता हो, आपको अलर्ट करने का काम तो आता है साहब। आपकी सरकार केंद्र में बैठी रही, आपने उन देशों से आने वाले यात्रियों पर रोक नहीं लगाई। ये कहना है राहुल गांधी का, पूरी कांग्रेस पार्टी का, और अब आप राजनीति
का आरोप लगाते हैं कि विपक्ष गलत कर रहा है। विपक्ष क्या करे, उसका काम आपको जगाना है साहब, और आप केवल कर्नाटक में विधायकों को ले जाके बैठे रहे, आप चिंता करते रहे कि किसी तरह सरकार बना लें। तो आपकी पार्टी ने कब मध्य प्रदेश में चिंता की कि कोरोना का संकट है? मुख्यमंत्री तो, जो पूर्व मुख्यमंत्री तो कह रहे थे साहब आपने कोरोना की वजह से हमने सरकार कुर्बान कर दी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि विधायक जो है इस गिरफ्त में आए। ये अलग मसला कि वो राजनीति वो भी कर रहे हैं। पंडित जी महाराज, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की सरकार के समय में जमाती आए थे। ये मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं प्रमाणों के द्वारा सिद्ध कर सकता हूं। जमाती उनके दामाद थे। वो सामने आना चाहे तो मैं उनके सामने बैठने चाहिए। नहीं, दामाद थे या नहीं थे, इंटेलिजेंस उनकी फेल हुई थी। मैं इस बारे में नहीं जानना चाहता कि उसके कौन थे, लेकिन ये सारा का सारा संरक्षण उनका था। और यहाँ पर मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने, हमारी सरकार जब से बनी तब से आप देखिए कितनी मुस्तैदी से काम हो रहा है। लगातार हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे में से 20 घंटे सिर्फ और सिर्फ कोरोना पर ही काम कर रहे हैं, किसान पर ही काम कर रहे हैं, मजदूरों पर ही काम कर रहे हैं, गरीबों पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन कमलनाथ तो कह रहे खाली बयान दे रहे हैं, सुबह से दोपहर तक तो खाली सुबह दोपहर शाम 3-4 खुराक जो है टीवी में दिख रहे हैं वो। और कोरोना भयंकर तौर पे फैल गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आपकी चीफ सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो नहीं बच पाई, आपके आईएएस अफसर नहीं बच पा रहे हैं, आपके बड़े बड़े जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी। पंडित जी, कमलनाथ जी जो है, कमलनाथ जी स्वयं एक दिन भी कहीं सड़क पे या किसी गरीब को भोजन देते हुए या किसी मजदूर का हाल जानते हुए या किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी बताते हुए सड़क पे देखे हो तो बताओ। ये बुजुर्गवार नेता हैं, आना भी नहीं चाहिए इनको। 75 के आसपास पहुंच गए हैं। कांग्रेस के सभी, हमारे यहाँ पे बुजुर्ग कांग्रेस है, और इसलिए ये ट्विटर और टीवी के नेता बचे हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे दूसरे हों। इनके पास अब आने वाली पीढ़ी समाप्त है और अगले 15 साल तक कोई दूर दूर तक कांग्रेस का भविष्य मध्य प्रदेश में नहीं है। आप एक बता दीजिए, एक नेता इनका जो सड़क पे आया हो, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मैं मेरा परिवार, मेरे बेटे, हम सब गाँव में जा रहे हैं, हम झुग्गियों पे जा रहे हैं, झोपड़ी पे जा रहे हैं, खाद्यान्न पहुंचा के नहीं, उनको सामग्री मिली के नहीं, हम स्वयं जा रहे हैं। ऐसे किसी भी कांग्रेसी को देखा हो मध्य प्रदेश में, आप तो बताइए। ये टीवी और ट्विटर पे हमें सलाह दे रहे हैं। वो आप राहुल गांधी जी का जिक्र कर रहे थे, आपको मालूम है विश्व की स्थिति क्या है? विश्व के अंदर सबसे कम मौतें अगर कहीं हुई है तो हिंदुस्तान में हुई है। सबसे कम अगर प्रभावित लोग हैं तो हिंदुस्तान में। वो हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता है। आज हमारे प्रधानमंत्री महामानव बन के उभरे हैं। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि हमारे यहाँ 4 लाख तक लोग संक्रमित हो सकते हैं, 1 लाख से अधिक लोग मर सकते हैं। वो अर्थ को प्रमुखता दे रहा है। इटली तो अर्थ को प्रमुखता दे रही है, चीन तो, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी मध्य हिंदुस्तान के लोगों को प्राथमिकता देते हैं। वो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रधानता देते हैं। वो अपनी प्राणों से प्यारी जनता को प्रधानता देते हैं। ये दो सोच है नरोत्तम जी, जो आज विश्व के सामने आई है। नरोत्तम जी, विपक्ष ये कहता है कि आप ताली बजवा लो, थाली बजवा लो, आप मोमबत्ती जलवा लो, दिए जलवा लो, आप शंख बजवा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो करना चाहिए था समय पे किया नहीं। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो इंदौर सफाई में नंबर 1 है। 3 साल से लगातार नंबर 1 है किया और वहां सबसे नंबर 1 हो गया वो कोरोना के मामले में। अगर नहीं किया होता, अगर हमने नहीं किया होता तो अमेरिका में 12,000 लोग मरे, इटली में 17,000 लोग मरे, स्पेन में 14,000 लोग मिले, फ्रांस में 10,000 लोग मरे। हमारे यहाँ कुल 149 है वो आंकड़ा। अगर नहीं किया था तो ये कहां से हो गया? ये क्या कोरोना हमें बता के आएगा इस स्तर पे और हम लोगों को बता के ये करेंगे? ये तो आकस्मिक होता है और उसके बाद व्यवस्थाएं होती हैं। सने सने व्यवस्था हुई, आज सब लोग अपने घरों पे पहुंच गए, सकुशल पहुंच गए, स्वस्थ हैं। और इतने बड़े देश में जो 130 करोड़ की आबादी का देश है पंडित जी, एक बार भी तिवारी जी कहीं किसी को गेहूं की दिक्कत नहीं आने दे रहे, खाने की कोई भूख से मौत की शिकायत सुनी आपने? इस देश के अंदर नहीं सुनेंगे। ये आप जो लाखों लाख लोग कह रहे हैं, ये लाखों लाख लोग सड़क पे आगे पर कहीं कंकड़ फेंकते हुए दिखे ये लोग, लेकिन 5 लाख साधु है देश के अंदर, 5 लाख।
कोई कोरोना से बीमार हुआ, लेकिन ये जकाती लोग, हर दूसरा व्यक्ति बीमार है। ये सोच है ये सोच है, ये जकाती जो है हर दूसरा व्यक्ति बीमार है। यहाँ पर ये थूक रहे हैं लोगों के ऊपर। ये डॉक्टर जाते हैं इंदौर में तो उन पर पथराव करते हैं, ये पुलिस जाती है तो उनका हाथ काटते हैं, पुलिस पे पथराव करते हैं, ये बसों में गिरफ्तार करो तो थूकते हैं, ये अस्पताल के अंदर नंगे घूमने लगते हैं बहन बेटियों के सामने। ये कैसी मानसिकता है इस देश के अंदर? ये सोचना होगा। कोरोना से तो हम जैसे तैसे जीतेंगे ही। नरोत्तम जी, लेकिन जमात की जो मरकज जो थी इसमें दिल्ली में जो थी, इसकी इंटेलिजेंस की फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली में पुलिस आपके हवाले में है, केंद्र के पास होम मिनिस्ट्री है, इंटेलिजेंस है, तो आपको नहीं पता चला कि 2000 लोग वहां बैठे हुए आपकी सरकार को? उसमें कौन जिम्मेदार है? ये जहां सरकारें विपक्ष की, जहां सरकारें विपक्ष की थी वहीं क्यों हुआ? ये देश के अंदर और भी तो सरकारें थी। मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है, इंदौर नंबर 1 हो गया, भोपाल में भी इतने सारे केस आ गए, है, विदिशा है, बढ़ते जा रहे हैं। ये हुआ तो जमात की वजह से ना, ये हुआ तो जमात की वजह से ना। नंबर 1 जमात की वजह से ही हुआ हुजूर। और जमात के लोग, आप सारे के सारे आंकड़े हैं 22 तारीख के पहले आने के इनके मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार जो है वो डॉक्टरों को पूरे प्रोटेक्टिव गियर्स दे पा रही है, सारी सुविधाएं दे पा रही है? या अभी हमने कल खबर चलाई कि ग्वालियर में 50 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया एस्मा लगने से पहले, क्योंकि वो नहीं करना चाहते हैं, व्यवस्थाएं नहीं है। नहीं, वो ये देखिए, हमारे पास सारी व्यवस्था है, हमारे पास हमने लैब टेस्टिंग की लैब बढ़ा दी है। अब हमारे यहाँ ग्वालियर में भी प्रारंभ हो गई है तिवारी जी, और प्रतिदिन 1000 से ऊपर टेस्ट करने की हमारी क्षमता बढ़ गई है। उसको हम डे एंड नाइट कर रहे हैं, हम दिन में भी करेंगे और रात में भी करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। अभी जितनी ज़रूरत है उतनी उपलब्ध है, 250 के साथ एक साथ कर रहे हैं। हमारे पास 29,914 बेड उपलब्ध हैं। आइसोलेटेड बेड हम पे 9,492 हैं, जबकि मरीज हमारे पास कुल 341 हैं। ICU हमारे पास में 1,598 है अभी, और मरीज हमारे पास कुल 341 ही हैं। वेंटिलेटर हम पे 993 है, और मरीज हमारे पास गंभीर अवस्था के 28 हैं कुल, जो कि आज घट गए हैं, 18 के आसपास आ गए। नरोत्तम जी, इसमें दोनों तरह की बातें हैं तिवारी जी। आपके आंकड़े जो है कि बढ़ रहे, आपके आंकड़े सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की तरह हैं, सरकार के मुख्यमंत्री की तरह होंगे, लेकिन जनता क्या ये आश्वस्त हो जाए कि मध्य प्रदेश सुरक्षित है? आगे आने वाले समय में कैबिनेट का विस्तार होगा, मुख्यमंत्री अकेले हैं, उनकी कैबिनेट के कई लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, या मैं कहूं कैबिनेट नहीं, माफ कीजिएगा, वो जो अफसर है, जो उनकी फर्स्ट लाइन लीडरशिप है, सेकंड लाइन लीडरशिप है, या थर्ड लाइन भी बना के रखी उन्होंने। आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो अब आपकी प्राथमिकता क्या होती? और आने वाले समय में हम मंत्रिमंडल का विस्तार का इंतजार कब तक करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री अकेले लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी आपदा है, ना स्वास्थ्य मंत्री है वहां पर, ना बाकी मंत्री हैं, तो क्या अकेले मुख्यमंत्री प्रदेश चला लेंगे? या अभी लगता है कि थोड़ा संकट के समय राजनीतिक संकट खड़ा नहीं करना आपको? आज प्राथमिकता तो कोरोना है, मंत्रिमंडल प्राथमिकता नहीं है। अकेले लड़ लेंगे, यही चाहिए, मुख्यमंत्री अकेले लड़ लेंगे। हमारे पास बहुत आराम से 15 साल के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में इतने लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। इनने जितने महीने सरकार चलाई है उतने साल उनने चलाई है। जहां तक साथियों का और मंत्रिमंडल का सवाल है, आज भी हम सारे के सारे लोग उनसे बातचीत करते हैं। जो विषय हमारे ध्यान में आता है हम बताते हैं, और उन्हें जरूरत होती है वो भी पूछते हैं। अकेले नहीं है, पूरी पार्टी और हम सब लोग साथ में हैं। नरोत्तम जी, एक राजनेता के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, आपसे कहूँ मंत्री के तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ, आपने मंत्रालय भी संभाला होगा, कि जब बजट बनता था तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का जो सेक्टर था वो हेल्थ था, एजुकेशन था। बाकी आप शराब की दुकानें कितनी खुलेंगी, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कहाँ से रेत माफिया काम कर रहा है, कहाँ से और सरकार को संसाधन जुटाने हैं। लेकिन तमाम, अगर आप राज्यों की बात करें, कोई भी राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश की छोड़ दें आप, देश में हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं मिली, तो ये डिजास्टर है। इससे आज आपको समझ में आ रहा है। मैं एक सामान्य आदमी के तौर पर, एक आम जनता के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं इसमें आंशिक रूप से ही सहमत हो पाऊंगा आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले निःशुल्क दवा
कोई भी जो अस्पताल में आएगा उसको देने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की थी और काफ़ी बड़ा बजट उसके बाद से मध्य प्रदेश का हो गया था। निशुल्क चिकित्सा वाला स्वास्थ्य, अस्पताल के अंदर निशुल्क भोजन देने वाली बात, गरीब के लिए दीनदयाल थाली देने की बात, ये मध्य प्रदेश में ही प्रारंभ हुआ था नवाचार मानी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। तो जितने नवाचार ये हुए और पूरे देश ने उनका अनुकरण भी किया है। हमारे यहाँ चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे निशुल्क चिकित्सा सुविधा हो, चाहे अस्पताल के अंदर सुबह नाश्ता और दोनों टाइम भोजन थाली देने का मामला हो, दीनदयाल थाली देने का मामला हो, ये मध्य प्रदेश के ही नवाचार है जो देश में सराहे गए और अपनाए भी गए। लेकिन डॉक्टर्स की भारी कमी है, इसलिए स्वास्थ्य के बजट को ऐसा न कहें। नरोत्तम जी, डॉक्टर्स की भारी कमी है मध्य प्रदेश में। तिवारी जी, डॉक्टर की कमी नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, देश में कमी है, आप ऐसा न कहें। आप मध्य प्रदेश की बात करूंगा आपसे, देश की बात नहीं कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश ने क्या किया मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए, लगातार डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए? सबसे ज्यादा पूरे आजादी के बाद से मध्य प्रदेश में खुले 3 मेडिकल कॉलेज और शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में खुले 8 मेडिकल कॉलेज। आजादी के बाद का कार्यकाल और वो 10 वर्ष का कार्यकाल आप दोनों देखेंगे। दूसरा, जितने नवाचार डॉक्टरों के लिए मध्य प्रदेश में हुए, देश में और कहीं भी नहीं हुए कि अन्य अन्य मार्ग से हम चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। ये मध्य प्रदेश के अंदर ही हुआ है और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश हमारा स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी अच्छी स्थिति में आया था। जहां तक डॉक्टरों की कमी का आपने सवाल बताई, तो हमें अगर कोई पुल हमारा गिर जाए, टूट जाए, हम 24 घंटे में उसे खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर को निर्माण करने में हमको 8 से 10 साल लगते हैं। डॉक्टर ऐसे तैयार नहीं होता। दूसरा, जो डॉक्टर तैयार होता है वो भी गांव में जाने को तैयार नहीं होता, शहर की अपेक्षा करता है। इसलिए गांव में बहुत दिक्कत आती है डॉक्टरों की। ये दिक्कत सभी सरकारों के समय में है और धीरे धीरे ही दूर होगी। जिस तरह से केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने तय किया है कि हर संभाग के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, जिस दिन ये योजना मूर्त रूप ले लेगी उस दिन डॉक्टरों की कमी संभवतः दूर होगी। चलिए, मैं चलते चलते मैं आपसे आखिरी सवाल करूं नरोत्तम जी। मैंने तो अपनी उम्र में, इस उम्र में पहली बार ऐसा संकट देखा है कि जब आदमी को अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, उसके पास सत्ता हो सकती है, उसके पास धन दौलत हो सकती है, लेकिन बेसिक जरूरत सिर्फ इतनी है कि घर में देखने के लिए टीवी हो जिसमें रामायण चलती हो, न्यूज़ चलती हो, या फ़ोन हो मोबाइल से बात करने के लिए। घर से निकलने में डर लगने लगा लोगों को। आप वरिष्ठ हैं, मेरे से उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं होगा, फिटनेस में आप हो सकता है मेरे से बेहतर ही हो क्योंकि आप बहुत फिटनेस फ्रीक हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अंदर घर में बैठे बैठे क्या महसूस हुआ? आप सड़कों पे भी गए, आप गांव में भी गए, आप परिवार के साथ जनता के संपर्क में भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रख रहे हैं, लेकिन महसूस हुआ कि जिंदगी सबसे अलग केवल इसलिए है कि 2 वक्त का खाना मिले और शुद्ध हवा मिले, या फिर जिंदा रहने के लिए भी आपको बचने की जरूरत पड़े, घर में छुप जाना पड़े? क्या लगा आपको एक पल के लिए, एक नेता के तौर पर नहीं, एक सामान्य जन के तौर पर? महामारी तिवारी जी 100 साल में एक बार आती ही है। अगर हम नेपथ्य में जाएंगे और इतिहास का अध्ययन करेंगे तो महामारी 100 साल का एक चक्र होता है उसका, ऐसा मुझे पढ़ने में आया। अभी चूंकि कई बार समय मिल गया पढ़ने का तो पढ़ता था, तो उसका एक चक्र है। दूसरा, वास्तव में आज जीने की जद्दोजहद में सब कुछ होते हुए भी आखिर वो गेहूं ही काम आता है जो किसान पैदा करता है, जो सबसे फटेहाल और परेशान। सब साधन होते हुए भी आज चारों तरफ कोई कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ मांग रहा है तो रोटी मांग रहा है। और उसकी मारामारी हुई और उससे समझ में आया कि अन्न क्या होता है और अन्न को हमारे शास्त्रों में देवता क्यों कहा गया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से मोदी जी ने जो ट्रेड दिया था थाली बजाने का या दीपक जलाने का, इस एकांत में जब आदमी घर पे रहा और लंबे समय रहा, और टीवी पर भी, एक बात तिवारी जरूर प्रार्थना करूंगा कि टीवी पर कोरोना महामारी के भयावहता के साथ साथ में लोग अच्छे होकर सानंद से घर जा रहे हैं, ये दृश्य भी आना चाहिए कि कोरोना इतना डरावना नहीं है देश के अंदर, क्योंकि वहाँ विल पावर, आत्मशक्ति बहुत मजबूत है भारत की,
वो लड़ रही है आत्मशक्ति पूरी ताकत के साथ में। अच्छे संकेत भी आए, अन्यथा लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। मोदी जी का जो थाली बजाने का अभियान, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सकारात्मकता होनी चाहिए, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, न केवल एक पत्रकार के तौर पर, एक इंसान के तौर पर और एक संपादक के तौर पर आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमने अगर डॉक्टरों पर पत्थर फेंकने वाली तस्वीरें दिखाई है, तो हमने ये भी दिखाया है कि वही मुस्लिम समुदाय उज्जैन में डॉक्टरों पर फूल बरसाता है। एक मुस्लिम समुदाय के युवक मिलकर एक हिंदू महिला का अंतिम संस्कार करते हैं जब उसके अपने वहां नहीं पहुंच पाते। ये खबरें हमने दिखाई हैं। हमने ये भी दिखाया कि कैसे कोरोना से फाइट करके लोग बाहर आए हैं, उन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया है और वो आज सुरक्षित हैं। और डॉक्टर्स जो भगवान हम जिनको कहते थे कि सरकारी अस्पताल जो है वो केवल गरीबों के लिए है, उनके लिए है जिनके पास पैसे नहीं है, आज सबसे बड़े भगवान और सबसे बड़ा मंदिर अगर कोई है तो वो सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं नरोत्तम जी, और आपको यकीन दिलाता हूं कि हम आपकी बात को टालेंगे नहीं। आखिरी में चलते चलते ये संदेश कि आप अपने जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे कि इस संकट से निपटने के लिए आप उनका भी ख्याल रखिए, जो आपके अड़ोस पड़ोस में आप लोग ख्याल रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने जो कही वो किसान, आने वाले समय में किसान सबसे बड़ी चुनौती झेलेगा। फसलें तैयार खड़ी हैं, कटाई नहीं हो पा रही है या मशीनों की दिक्कत आएगी। हालांकि आपकी सरकार ने सब कुछ कहा है कि हम ये सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोरोना सुनेगा नहीं शायद जल्दी। किसान की प्राथमिकता है, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने फसल खरीदने के लिए हर सोसाइटी पर सेंटर बनाकर 15 तारीख से फसल खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। हार्वेस्टर को कोई पुलिस का आदमी या कोई नहीं रोक सकता, न रोकना चाहिए। कृषि के उपकरण चाहे ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, कहीं कहीं भी नहीं रोके जाएंगे, कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। किसान को आने वाली हर दिक्कत को दूर करने वाले किसान का बेटा शिवराज सिंह चौहान लगातार कोशिश कर रहा है। हम सब भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी, दतिया है जैसे मेरी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पर 24 घंटे ये हमने नारा दिया हुआ है, कोई भी भूखा जग तो सकता है पर कोई भूखा सोएगा नहीं। अच्छा, आप ये बता दीजिए, अकेले शहर की बात नहीं है, गांव-गांव में भी हम लोग। अब आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ लेता हूँ, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक हो रही है कि नहीं हो पा रही है? क्योंकि बहुत मुश्किल का दौर है। घर में रह पा रहे हैं ज्यादा, या पहली बार ऐसा मौका मिला है कि घर में बंद रहना पड़ेगा, या अभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, जनता के बीच में है? सावधानियों के साथ जब भोपाल में रहता हूं तो हो आता हूं। कल परसों जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहूंगा। फिटनेस बरकरार है, मजबूत है? आपकी भाई की कृपा और माई की कृपा है। तो मैं कहूं कि लोग अक्सर कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। आप तो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों को, इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत करें? मेरे ख्याल से तो सुबह सुबह गिलोय को ले लें, वो काफ़ी फायदा होगा। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे तमाम चीज़ें बताई हैं। जैसे मैंने अभी अपनी बातचीत में भी कहा था कि 5 लाख साधु संत हैं इस देश में, एक भी बीमार नहीं हुआ कोरोना से। ये जमाती हर दूसरा बीमार है। ये इस देश की संस्कृति इस तरह की है, इस देश की सभ्यता इस तरह की है, इस देश के खानपान इस तरह का है कि जो अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाता है उसका इम्यून सिस्टम मजबूत ही रहता है, वो कमजोर हो ही नहीं सकता है। ये पाश्चात्य सभ्यता, मांसाहारी प्रवृत्ति, ये इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। नरोत्तम जी, आपने हमको इतना वक्त दिया चर्चा के लिए, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें, अपनी जनता का ख्याल रखें, अपने प्रदेश का ख्याल रखें। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम सब मिलकर आपकी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हमारे भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो शहर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जो खबरें हो रही हैं, अच्छी खबरें हो रही हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो सब हम दिखा रहे हैं आपको। हमारे लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, ताकि आगे आने वाले समय में हम कोरोना को हरा पाएं। क्योंकि जिससे अमेरिका जैसे मुल्क हार गए हैं, उससे लड़ने की चुनौती का दारोमदार हमारे कंधों पर है। बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम जी। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जब अब मंत्रालय का विस्तार होगा तो कोरोना संकट खत्म हो चुका होगा और हम आपसे मिलेंगे दिल्ली से लेकर भोपाल तक।